शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में बारिश होती है, सड़कें भर जाती हैं, अंडरपास में बसें डूबने लगती हैं, कारें डूब जाती हैं, बाइकें बहने लग जाती हैं, चक्का जाम हो जाता है, गलियों में सैलाब उतर आता है, सड़कें समंदर हो जाती हैं और शहर दरिया बन जाती है। जैसे कि आसपास आप मेरे इस वक्त देख रहे हैं, दिल्ली के दरिया हो जाने का यह दर्द नया नहीं है। वैसे ही दिल्ली में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी होती है वो दिल्ली को रुला देती है। बारिश के लिए तरसती तड़पती दिल्ली में बारिश ना हो तो परेशानी, और होती है तो परेशानी। दिल्ली में मॉनसून की दूसरी बारिश का शोर, मुसीबत घनघोर उसी पर। यह रिपोर्ट देखिए, लोग किस तरह से परेशान हैं और चारों तरफ बस पानी ही पानी। बसें फंसी हैं, कारें फंसी हैं, बाइक फंसी है, आदमी फंसा है, दिल्ली फंसी है। हाय रे पानी, हाय रे राजधानी। तो दिल्ली की सड़कों पर नाव चलाइए या बत्तख तैराइए, इंतजाम पूरा है। रोहिणी हो या रणहौला, पंजाबी बाग हो या हौज खास, चाणक्यपुरी हो या सीमापुरी, वसंत विहार हो या सरस्वती विहार, चप्पू चलाइए, डूब डूब आइए, डूब डूब जाइए। प्रहलादपुर अंडरपास पर बस डूब ही गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर अंडरपास पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं जो ये पूरा अंडरपास है पूरी तरीके से बंद हो चुका है। भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है और नज़ारा ये है कि सड़कों पर इस भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जो कूड़ा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और अंडरपास पर जो एक प्राइवेट बस है वो पूरी तरह से फंस चुकी है। दरिया दरिया दिल्ली है, हिलने की कोशिश भी नहीं की जा सकती क्योंकि पानी ने अंडरपास को चारों ओर से घेर लिया है। तो इस पानी को तरसते थे दिल्ली वाले। एक ही बरसात ने दिल्ली के तंत्र को सड़क पर बहा दिया है। इन्हीं में बहते जा रहे हैं मेट्रो सिटी होने के दावे, इसी में बहते जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास सिटी होने के इरादे। तो बुलेट ट्रेन जब चलेगी तब चलेगी, हाई स्पीड मेट्रो जब चलेगी तब चलेगी, मोहल्लों में हेलीपैड पर उड़ानें जब चलेंगी तब चलेंगी। फिलहाल तो नाव चलने की नौबत है। दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर जल भराव देखा जा सकता है और जल भराव इसलिए भी है क्योंकि जो लगातार दावे किए जाते हैं तमाम अलग अलग एजेंसियों की तरफ से कि उन्होंने मॉनसून की तैयारी कर रखी है, वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई पड़ती है और इसकी वजह से लग जाता है सड़क पर लंबा जाम। फरीदाबाद से मेहरौली को जोड़ने वाले इकलौते अंडरपास पर गाड़ियां फंस गई हैं। इन्हें ट्रेन के जरिए निकाला जा रहा है। ऐसी एक नहीं अनेक तस्वीरों से लबालब है दिल्ली। कहीं अंडरपास में बच्चे तैर रहे हैं, कहीं बस डूब गई है, कहीं कार डूब गई है, बस स्टॉप कहीं टापू बन गया है, बीच सड़क पर कहीं फंसी पड़ी है बस, कहीं पेड़ गिर जाने से रास्ता बंद हो गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूं और अगर आप हमारे सामने ये देखें तो ये भारी भरकम जो पेड़ है वो बारिश की वजह से सड़क पर आ गिरा है। और ये जो सड़क है आईटीओ की, ये दीनदयाल उपाध्याय रोड की तरफ जाती है जहां बीजेपी का दफ्तर भी है। तो ये जो पूरी सड़क है, अगर कनॉट प्लेस की तरफ से आप आते हैं तो ये पूरी तरह से सड़क जो है बाधित हो चुकी है। पालम के इलाके तो तालाब हो गए हैं, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है। दिल्ली वाले चाहें तो इसे मुंबई मान लें जहां समंदर है, और चाहें तो वेनिस बना लें, एक तैरता हुआ शहर। डूबती दिल्ली परेशान है पानी के शोर से, मारो धक्का जोर से। यही हाल दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम का है। चारों ओर पानी ही पानी है, बरसात का दरिया है और डूब के जाना है। तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर इस वक्त लबालब पानी से सड़कें जो हैं वो भरी पड़ी हैं। शीतला माता मंदिर के पास की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सड़कों पर तकरीबन 3 फीट तक पानी जो है वो भर चुका है और लगातार पूरा ट्रैफिक आवाजाही का जो रूट है वो पूरी तरह से इस वक्त बाधित हुआ है। लगातार लोगों को इस जो पानी जो जल भराव इस पूरे एरिया के अंदर हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो गाड़ियां हैं उनके पूरे जो व्हील्स हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। दिल्ली की ऐसी हालत इसलिए हर साल ऐसी होती है क्योंकि जिन्हें ड्रेनेज सिस्टम बनाना है वो सत्ता का शहद खाकर मस्त हैं। जिन्हें सड़कों के गड्ढे पाटने हैं वो चुनावी आकाश में गोते लगा रहे हैं और दिल्ली वाले अपने नसीब पर उकता रहे हैं।
दिल्ली से अरविंद ओझा और कुमार कुणाल के साथ सुशांत, गुरुग्राम, आज तक। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। दिल्ली के हालात पर दया आती है। मुसीबत की मारी दिल्ली बेचारी की एक भयानक तस्वीर दिखाते हैं। यहां एक कार बीच सड़क में जमीन में धंस गई, आप देखिए, और उसके बाद मशक्कत की जो कोशिशें शुरू हो गई। ये दिल्ली में द्वारका सेक्टर 18 की तस्वीरें हैं। यहां एक पुलिसकर्मी की गाड़ी जमीन में समा गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि सड़क पर चलते हुए यह हादसा हुआ है। जमीन धंसी और कार जमीन के अंदर। शुक्र सिर्फ इतना था कि इस गाड़ी को चला रहा पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गया है। बाद में इस कार को क्रेन के जरिए कैसे निकाला गया, ये तस्वीरें आपके सामने है। और समझिए कि दिल्ली में कैसी कैसी मुसीबतें सामने आ रही हैं, वो भी जरा सी बारिश से। ये तस्वीरें यकीनन परेशान करती हैं और इसी वजह से दिल्ली वाले कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोते हैं। और जिन्हें दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम सुधारने हैं वो बेफिक्र होकर सोते हैं। लेकिन ये हालत अकेले दिल्ली के नहीं है। जरा सी बारिश में पानी पानी अकेले दिल्ली नहीं होती, बल्कि मुंबई का भी यही हाल है। मुंबई में भी हर साल बारिश होती है और हर साल मुंबई रोती है। हालात ऐसे हैं कि मायानगरी कहे जाने वाले मुंबई में सड़कों पर दरिया बहने लगा, कहीं थाने पानी में उतराने लगे, कहीं सैलाब के बीच जिंदगी फंस कर रह गई, कहीं मैन होल में फंस कर लोग गिरे, कहीं बच्चा बह गया। यहां भी परेशानियों का दौर है, मुसीबत घनघोर है। देश की राजधानी हो या देश की आर्थिक राजधानी, दोनों पानी पानी है। दोनों जगह व्यवस्थाओं का अंबार रहा है, दोनों जगह प्रशासनिक बेरुखी रही है, इसीलिए दोनों जगह सड़क पर दरिया बहा है। तो आइए चले आइए नवी मुंबई। नवी मुंबई के तुर्भे पुलिस स्टेशन के भीतर झांकिए, पूरा थाना तैर रहा है पानी में। कुर्सी पर पुलिसकर्मी है और कुर्सी के चारों पाए पानी में। कोई मेज पर बैठा काम कर रहा है, कोई सागर के उतरने का इंतजार कर रहा है। तो पूरा थाना दरिया दरिया है। तैर के आइए, रिपोर्ट लिखवाइए। पुलिस वाले तैर के जाएंगे, मुजरिम को तैर कर लाएंगे। याद रखिए, मुंबई है ये, नवी मुंबई। इसी मुंबई के भांडुप की ये तस्वीरें देखिए। आदमी आता है, ऐसे ही मैनहोल में फंसकर गिर जाता है, लेकिन बीएमसी वालों को ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक इस मैनहोल में गिरकर किसी की जान नहीं चली जाएगी। वैसे जान की कीमत होती ही कितनी है। मुंबई के ही नाला सुपारा में 4 साल का बच्चा मैनहोल में गिरा और बह गया। बच्चा कहाँ गया मालूम नहीं, क्योंकि बीएमसी वाले आए थे नाला साफ करने। नाला साफ किया और मैनहोल खुला छोड़कर चले गए। इसी नवी मुंबई में ये जलधारा देखिए, कांप उठने वाला दृश्य है ये। उस पार कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें निकाला जा रहा है। 100 से ज्यादा लोगों का यहाँ रेस्क्यू किया जा चुका है। नवी मुंबई के बाद अब बारी है मुंबई के सबसे चर्चित इलाके अंधेरी की। तो अंधेरी का भी हाल देख लीजिए। मुंबई में पिछले दिनों से लगातार तेज बरसात हो रही है। बीती रात भी काफी तेज बरसात हुई और उसके बाद जब सवेरे सवेरे लोग जब उठे तब देखा कि हल्की फुल्की बरसात हो रही थी, लेकिन जगह जगह पे पानी भर गया था। इस वक्त हम हैं अंधेरी सबवे पे और यहाँ आप देख लीजिए कि काफी सारा जो सड़क है वो बंद किया हुआ है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो यहाँ नहीं आए। ये जो सबवे है, सबवे का हाल आप देख लीजिए। इस वक्त इस तरह का है कि ट्रैफिक डाइवर्जन पूरा बंद कर दिया गया। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि पानी जो है वो सबवे के नीचे है, इसलिए जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वेस्टर्न रेलवे जो अंधेरी सबवे के ऊपर से गुजर रही है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। रेलवे की जो ट्रेन है वो सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस से अलावा कई सारे जो लोग हैं वो लोगों की मदद करने के लिए लगातार यहाँ खड़े हुए हैं। मुंबई में बारिश का अलर्ट है। कभी भी मूसलाधार मुसीबत बरस सकती है, कभी भी परेशानियों का बहाव हो सकता है, कभी भी सड़कें समंदर और मोहल्ले तालाब हो सकते हैं, कभी भी। 20 तारीख से लेके 23 जुलाई तक हमने ऑरेंज अलर्ट में रखा है। बट 20 से 23 तारीख के अंदर हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल तो होगा एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एज वेल इन एमएमआर रीजन।
मुंबई और दिल्ली में जरा सी बारिश से हालात बिगड़ने के जिम्मेदार नीति नियंता हैं, लेकिन पहाड़ों पर कुदरत का कहर है। देखिए, टिहरी गढ़वाल में बादल फटा है और दरकते हुए पहाड़ अपने साथ मलबों का अंबार लेकर बह रहे हैं। इसी पत्थरों के मलबे के सामने कई घर आए और ढह गए। आदमी तो नहीं मरा, लेकिन मुसीबतों की मार ने यहाँ हाहाकार जरूर मचा दिया है। तड़के सुबह तहसील बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेड़ के ऊपर बादल फटा है। इसका मलबा 3-4 आवासीय भवनों में गया है। हालांकि इससे कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है, किंतु कुछ कृषि भूमि की क्षति हुई है। वर्तमान में राजस्व विभाग की टीम मौके पर क्षति का आकलन कर रही है। अनंतनाग में भी टूट कर बरसे हैं बादल। इतनी बरसात के बाद नदियों में उफान है और हालात बिगड़े बिगड़े से नजर आते हैं। यूपी और बिहार के कई जिलों में भी नदियां किनारों को तोड़कर बह रही हैं। कई गांव जलमग्न हैं। कुदरत की मार ने लोगों को यहां लाचार कर दिया है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है उसकी एक तस्वीर अभी अभी आई है। देखिए, मुंबई में बीएमसी की पार्किंग में एक साथ 400 कारें डूबने उतराने लगी। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति वहां पर किस तरह से बिगड़ती हुई चली जा रही है। बीएमसी की पार्किंग है जहां पर 400 गाड़ियां पार्क की गई थी, लेकिन उसके बाद किस तरह के हालात पैदा हो गए कि एक करके गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ा और वहां पर भी भारी रिस्क था। ये तस्वीरें यकीनन बीएमसी के बहुत सारे दावों को लेकर सवाल खड़े करती हैं, जहां 400 गाड़ियां एक साथ पानी में डूबती हुई और इस पानी को निकालने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ गई। पंप लगाकर पानी को निकाला जा रहा है और यह कवायद और यह कोशिश लगातार जारी है। बारिश और परेशानी के बीच अब सियासी बादलों की गरज और जासूसी पर मचे बवाल की बात कर लेते हैं। इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग के आरोपों पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए राहुल गांधी की जासूसी का आरोप लगाया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है, जिसके जवाब में पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडे की साजिश का हिस्सा बताया। किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा। तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। तो फोन टैपिंग के मामले में बयानों के बादल बरस रहे हैं, आरोपों के बादल गरज रहे हैं। इसी कड़ी में मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर बादल बरस रहे थे और संसद के भीतर विपक्षी सांसद बरस रहे थे। आलम यह था कि पीएम मोदी सदन में नए मंत्रियों का परिचय कराने तो उठे, मगर परिचय करवा नहीं पाए। संसदीय परंपराओं की दुहाई के बीच विरोध की ऐसी आवाजें आई
कि रुक गई सदन की कार्यवाही। लेकिन कार्यवाही रुकने के पहले पीएम ने पहली बार अपने मुंह से कह दिया कि विपक्ष को रास नहीं आ रहा कि उनकी सरकार में महिलाएं मंत्री बनी, ओबीसी मंत्री बने, एससी एसटी मंत्री बने। I am responding to the notices given by you. Please go to your seat. देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। सबसे पहले प्लीज गो टू योर सीट। संसद में हंगामा पहले भी हुआ है, मुद्दों पर तकरार भी पहले हुई है, विरोध की आवाजें भी पहले उठी हैं, लेकिन सत्ता के सवाल के बीच उन परंपराओं को पार करने की कोशिश नहीं हुई जो लोकतंत्र की गरिमा को बनाती हैं, उसे बढ़ाती हैं। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच दोनों सदनों में विपक्ष के नारों का शोर गूंजा तो परंपराओं का हवाला देकर सरकार ने विपक्ष पर वार किया और खुद पीएम मोदी ने पूछ लिया कि आखिर नए सदस्यों के परिचय से इतनी दिक्कत किसको है। वो कौन लोग हैं जिन्हें महिलाओं, दलितों और कमजोर तबके के लोगों का मंत्री बनना रास नहीं आ रहा। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। यूं तो पहले से ही माना जा रहा था कि मानसून सत्र में जमकर हंगामा मचेगा, लेकिन क्या मालूम था कि हंगामे के चलते मंत्रियों के परिचय की संसदीय परंपरा का भी पालन नहीं हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता है। लोकसभा के बाद पीएम राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष के विरोध का वैसा ही शोर सुनाई दिया। पीएम मोदी ने भी विपक्ष के इस आचरण पर पहले जैसा प्रहार किया। महिला, दलित और आदिवासी मंत्रियों के गौरव का जिक्र कर इस तरीके के विरोध को शर्मनाक बताया गया। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्माननीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं। सबसे पहले दोनों सदनों में पीएम मोदी के भाषण के बीच विपक्ष के बर्ताव पर राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी जमकर बरसे और कहा कि विरोध के ऐसे तरीकों से विपक्ष ने संसदीय परंपरा को तार-तार कर दिया। हालांकि सरकार की नाराजगी और पीएम के वार के बाद भी विपक्ष अपने तेवर नरम करने को तैयार नहीं। फोन टैपिंग, कृषि कानून और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि फोन टैपिंग के आरोप पर मंत्री जवाब देने के लिए उठे तो जवाब सुनने के बजाय विपक्ष नारेबाजी ही करता रहा। संसद के भीतर हंगामा था तो विरोध के सुर बाहर भी सुनाई दिए। किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पहले ही दिन हंगामे का ट्रेलर दिखाकर विपक्ष ने अपने इरादे जता दिए हैं। ऐसे में साफ है कि संसद का मॉनसून सत्र शांतिपूर्ण चलाना सरकार के लिए कतई आसान नहीं होगा। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खटाक, ये नाम सुनते ही आपको नवजोत सिंह सिद्धू याद आ गए होंगे, क्योंकि ये उन्हीं का पसंदीदा जुमला है। सिद्धू जब खुश होते हैं तो बोलते हैं खटाक,
खुश होते सिद्धू बहुत होते होंगे। उन्हें पंजाब की कांग्रेस की कमान भी मिल गई है, अब तो और ज्यादा खुशी। अमरिंदर से सियासी जंग में सिद्धू जीत तो गए हैं, लेकिन उनकी राह में मुश्किलें कम नहीं हैं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिद धरी की धरी रह गई और नवजोत सिंह सिद्धू की मुराद पूरी हो गई। पार्टी ने उन्हें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दी तो पटियाला से लेकर चंडीगढ़ तक उनके समर्थकों के बीच जश्न का माहौल हो गया। सिद्धू की ताजपोशी की खुशी में बाकायदा केक काटा गया। नवजोत सिंह सिद्धू देखिए, ये आप कांग्रेस के वर्कर से और आम पंजाबी से जाके पूछेंगे तो आपको इसका जवाब वो देंगे। फैसला जो कांग्रेस पार्टी ने लिया है वो लोगों की आवाज को देख के लिया गया है। क्या मुख्यमंत्री अगले मुख्यमंत्री नवजोत सिंह पार्टी जो भी फैसला हाईकमांड ने करना होता है, और जो हमने तो एमएलए जीत के लाने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली सी नजर आने लगी। आमतौर पर सिद्धू चुप रहने वालों में से नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जुबान नहीं खोली। माइक के सामने हाथ हिलाकर इनकार करते रहे, मंद मुस्कुराते रहे। सुबह ही सिद्धू अपने समर्थक विधायकों के साथ पटियाला से चंडीगढ़ के लिए निकल गए। चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में फिजा बदली हुई थी। सिद्धू के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह वाले पोस्टर उतर गए थे और उनकी जगह सिद्धू के पोस्टर टंग गए। लंबे वाद विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बाद आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पोस्टरों की जगह पंजाब कांग्रेस के मुख्यालय में नवजोत सिंह सिद्धू के नए पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर लग गए हैं। कल रात तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पोस्टर कांग्रेस भवन में लगे हुए थे, उन्हें किस तरीके से छिपाने की कोशिश की गई है, ये तस्वीरें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली और उसके बाद धड़ाधड़ ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में सिद्धू ने लिखा, जीतेगा पंजाब के मिशन को पूरा करने के लिए पंजाब में कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ मिलकर काम करूंगा। एक विनम्र कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पंजाब मॉडल और हाई कमांड के 18 सूत्रीय एजेंडे के माध्यम से लोगों को उनकी शक्ति वापस देने के लिए मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। इसके बाद सिद्धू ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ अपने पिता की तस्वीर को ट्वीट किया। अपने ट्वीट में सिद्धू ने लिखा, समृद्धि, विशेषाधिकार और स्वतंत्रता को न केवल कुछ के बीच बल्कि सभी के साथ साझा करने वाले मेरे पिता एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे। शाही घराने को छोड़कर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। देशभक्ति के लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। फिर किंग्स एमनेस्टी से राहत मिलने के बाद वे डीसीसी के अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी और एडवोकेट जनरल बने। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिली है, साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनके नाम है संगत सिंह गिलजियन, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा। ये चारों राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। इनमें से कोई भी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्षों की टीम बनाई गई है वो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रख के बनाई गई है। खास बात यह है कि इसमें अमरिंदर सिंह का कोई भी नजदीकी नहीं है और ये टीम राहुल की टीम है जो कि युवा कांग्रेस से आती है। 3 विधायक है इसमें और 3 जो रीजन है पंजाब के, मालवा, मांझा और दुआबा, उन तीनों रीजन को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। खासतौर से 2 जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो मालवा से आते हैं क्योंकि मालवा सबसे बड़ा रीजन है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू के लिए चुनौतियां आसान नहीं है। पंजाब में सीधे सीधे कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है। सिद्धू पंजाब के कांग्रेसियों और विधायकों के समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक बहुमत की जरूरत पड़ेगी, एक समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार जो है एक एक विधायक के घर, एक एक नेता के घर जाकर खुद के लिए समर्थन जुटाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान देकर आलाकमान ने बिगड़ी बात बना ली है या फिर किसी नए संकट को दावत दे दी है। यह सवाल इस नाते भी उठा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐतराज के बावजूद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान दी गई है। अमरिंदर ने ना तो सिद्धू को बधाई दी और ना ही सिद्धू ने अमरिंदर का नाम लिया। तो क्या दोनों की जंग अभी बाकी है?
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू की ताजपोशी हो गई। सिद्धू के करीबी कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, आपने जो कहा ऑल इज वेल, कांग्रेस में हमेशा ही ठीक रहता है और जो कांग्रेस हाईकमांड डिसीजन लेती है वो हर एक कांग्रेस वर्कर से लेकर लीडर तक उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और ऑनर करते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई पंजाब कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो गया है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है? सवाल इस नाते उठ रहे हैं क्योंकि सिद्धू ने अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का तो आभार जताया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर का नाम वो भूल गए। तो वहीं अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू को बधाई संदेश नहीं भेजा। मैंने बोला सीएम साहब भी और तमाम सीनियर लोग ये पारिवारिक मेंबर हैं सब लोग। एक आधी बात हो सकता है परिवार में खटपटी हो जाती है, लेकिन जब पंजाब की बात आई तो सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर लड़ाई। सिद्धू को रविवार की रात पंजाब कांग्रेस के मुखिया बनने की चिट्ठी मिली थी। सुबह से ही सिद्धू कांग्रेस नेताओं और विधायकों का समर्थन जुटाने की मुहिम में जुट गए। कहीं पैदल गए तो कहीं कार में। सिद्धू आज सुबह सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए कुलदीप नागरा के घर मोहाली गए। इसके बाद सिद्धू पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मिलने उनके पंचकुला वाले घर गए। पंचकुला में ही सिद्धू ने कैप्टन खेमे से नाराज मंत्री रजिया सुल्ताना के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वरिंदर सिंह ढिल्लों के यहाँ गए। आखिर में कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा के घर पर तकरीबन 20 विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की, सबसे समर्थन भी मांगा। कोई मीटिंग नहीं थी साहब, ये उनको स्वागत करने के लिए सिद्धू साहब जो कि अब नए नियुक्त किए गए हैं पीसीसी के प्रधान के तौर पे, उनको ऑनर करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए तृप्त बाजवा जी ने अपने घर पे चाय रखी थी। कुछ साथी इकट्ठे हुए हैं, तो इसको कोई मीटिंग का दर्जा ना दिया जाए, ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। एक तरफ सिद्धू फार्म हाउस में बैठक कर रहे थे, दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने घर पर विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुला ली। कैप्टन के घर के बाहर पुलिस की 20-25 गाड़ियां मौजूद थीं। तकरीबन करीब 3 दर्जन विधायक कैप्टन के घर पहुंचे थे। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू समर्थन के लिए दर दर पर जा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं विधायकों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तस्वीरें पंजाब के मुख्यमंत्री आवास की हैं। आप देख सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों को अपने निवास पर बुलाया है, जहां पर दोपहर से ही मुलाकात चल रही है। कुल मिलाकर पंजाब में गहराया सियासी संकट कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है और मीटिंगों का दौर लगातार दोनों तरफ जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर बताया कि यह बैठक पटियाला के विकास कार्यों से जुड़ी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का ताज तो मिल गया है, लेकिन ये उनके लिए कांटों भरा ताज भी है। 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और सिद्धू के ऊपर कांग्रेस को सत्ता में फिर से पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी तालमेल बनाकर चलना होगा। सिद्धू अध्यक्ष हैं, लेकिन 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। सबको साथ लेकर चलने की चुनौती उनके सामने होगी। इसके साथ ही नाराज विधायकों का समर्थन जुटाना भी सिद्धू के लिए आसान नहीं होगा। पंजाब में एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा है तो दूसरा खेमा सिद्धू का है। सवाल यह है कि 2 खेमों में बटी पंजाब कांग्रेस की नैया 2022 में सिद्धू आखिर कैसे पार लगाएंगे? अशोक सिंघल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने एक बार कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल हैं, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। दरअसल सिद्धू पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन 2017 में वो कांग्रेस में आ गए। पहले सिद्धू अमरिंदर का गुणगान करते नहीं थकते थे, बाद में रिश्तों में खटास पड़ गई। नई सुबह है, काले बादल छट गए हैं। कैप्टन साहब की सोच का सूर्य उदय हुआ है। नई उमंग है, नई तरंग है और एक नया उत्साह। सबसे बड़ी बात है ये वो कसौटी है जहां हमें लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतरना पड़ा। उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात,
जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू कभी अमरिंदर सिंह की तारीफों के पुल बांधते थे, लेकिन करीब 3 साल से दोनों में 36 का आंकड़ा है। बात बिगड़ी थी अगस्त 2018 में, जब इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू पाकिस्तान चले गए थे। सिद्धू पंजाब सरकार में मंत्री थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि सिद्धू पाकिस्तान जाए। इसके बावजूद सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मेहमान बनकर चले गए। कैप्टन ने सिद्धू से अहम मंत्रालय छीन ली। सिद्धू ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सिद्धू ने कैप्टन पर अकाली दल से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। सिद्धू ने ट्विटर पर कई बार अमरिंदर सिंह को निशाने पर लिया। पिछले कुछ महीनों में सिद्धू और अमरिंदर खेमे की जंग तेज हो गई थी। मसला सुलझाने के लिए 28 मई को सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी, लेकिन बात नहीं बनी। सिद्धू और कैप्टन का दिल्ली आने का सिलसिला चल पड़ा। 6 जुलाई को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, तो 16 जुलाई को सिद्धू ने भी सोनिया से मुलाकात की थी। 30 जून को सिद्धू ने प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी। 10 जून को सिद्धू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। 1 जून को सिद्धू और अमरिंदर दोनों ने 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात की थी। इस बीच कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान देने की अटकलों को हवा दी, तो हंगामा हो गया। कैप्टन हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को तल्ख चिट्ठी लिखकर सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान न देने की गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था, इससे सीनियर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी बढ़ेगी और इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना होगा। अमरिंदर सिंह को मनाने के लिए हरीश रावत फिर चंडीगढ़ पहुंचे। अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. सिद्धू से सुलह को लेकर अमरिंदर ने कई शर्तें रखी थी, जिसमें उनके खिलाफ सारे ट्वीट डिलीट करने के अलावा शर्त ये भी कि सिद्धू उनसे माफी मांगे। फिलहाल तो अमरिंदर से लड़ाई में सिद्धू ने जीत हासिल की है। पंजाब कांग्रेस की कमान उन्हें मिली है, लेकिन अमरिंदर सिंह क्या चुप बैठेंगे? पटियाला से अशोक सिंघल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर मचा ये घमासान, क्या सिद्धू को कमान मिलने के साथ ही खत्म हो गया या एक नए सिरे से अब उठ खड़ा होगा? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।